मैं राजवीर सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट थर्ड। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, पॉलीमर वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें पॉलीमर्स बहुलक क्या हैं, बहुलकीकरण क्या है, इनके बनाने की विधियाँ क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं बहुलकों के, जिगरण नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसके उपयोग क्या हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों का त्रिविम रसायन क्या है, इन सब के बारे में अपने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर बहुलक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक, और दूसरे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर यानी संश्लेषित बहुलक। तो पहले प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो ये बहुलक प्रकृति में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में जैव संश्लेषण द्वारा निर्मित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृतिक रबड़ C5H8N आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में N बराबर 11,000 से 20,000 तक के नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। तो आइसोप्रीन क्या है? 2-मेथिल-1,3-बुटाडाइन है। इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेम्परेचर, तो पॉली आइसोप्रीन जो है प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही पॉलीसेक्राइड है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के N मोल लिए H न्यू सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो पॉलीसेक्राइड्स जो है प्रोडक्ट यानी स्टार्च जो है वो बनता है। ऐसे ही N बीटा डी ग्लूकोज ले सकते हैं, तो सेल्यूलोज बनता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ये भी पॉलीमर ही होता है, जिसमें ग्लूकोज की अनेक सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं सेल्यूलोज के अंदर। ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड है, तो इसमें अल्फ़ा अमीनो एसिड के मोल ले लेते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो है कई सारे अमीनो एसिड्स की इकाइयाँ जो आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती हैं। यानी अमीनो एसिड्स क्या हैं? हायर मोलिकुलर वेट वाले बहुलक या पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग होते हैं। पिरिमिडीन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फोरिक एसिड इकाई होती है। तो N न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाने वाली शुगर के आधार पर ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक तो RNA और दूसरा DNA। RNA का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये कुछ नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में था। फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी ऐसे बहुलक जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर निर्मित किए जाते हैं, जैसे पॉलीस्टीरीन है, PVC है, पेन है, पॉलीक्रिलोनाइट्राइल या पॉलीमेथिल एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलेट्स हो सकते हैं। तो जैसे अपन सिंथेसिस ऑफ पॉलीएक्रिलेट्स करें तो पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट है, तो इसको N मोल मेथिल मेथाक्रिलेट के का पॉलीमराइजेशन कराते हैं ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में, तो PMMA पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही पॉली एथिल एक्रिलेट CH2 डबल बॉन्ड CH CO C2H5 N मोल लेंगे तो PEA बन जाएगा, यानी पॉली एथिल एक्रिलेट। ऐसे ही डेक्रोन या टेरिलीन पॉलिएस्टर जो बनता है, तो N मोल एथिलीन ग्लाइकोल के लेते हैं और N मोल ही टेरिथेलिक एसिड के लेते हैं। N मोल H2O के निकल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, तो डेक्रोन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। डेक्रोन यानी टेरिलीन, जिसको पॉलिएस्टर भी बोलते हैं। ऐसे ही बेकेलाइट है, जिसको अपन फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, यानी 1 मोल फिनोल का लिया फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल प्रोडक्ट बनते हैं। और N मोल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और N मोल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो N मोलिकुलर H2O के निकल जाते हैं, और ये बेकेलाइट जो है क्रॉस बंध युक्त बहुलक जो है वो बनता है। तीसरा पॉलीएमाइड यानी संघनन बहुलक नाइलॉन 66। इसमें दोनों एकलक इकाइयों में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है नाइलॉन 66 पड़ा है। जैसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के N मोल ले लिए, एडिपिक एसिड है, तो यानी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन HMD और एडिपिक एसिड दोनों मोनोमर यूनिट्स के अंदर 6 कार्बन परमाणु हैं। इसके NN मोल लेंगे तो N मोल H2O निकल करके नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। ऐसे ही नाइलॉन 6 यानी इस बहुलक में कार्बन के 6 परमाणु काम में लेते हैं। जैसे गामा कैप्रोलैक्टम है, इसका हाइड्रोलिसिस किया अपन ने
तो H2O मोलिक्यूल निकल जाएगा और ये कैप्रोलैक्टम या नाइलॉन 6 जो है वो प्राप्त होगा। ऐसे ही इपॉक्सी रेजिन है जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम साल्ट बनेगा एथिलीन ग्लाइकोल का। उसके बाद इसकी इपॉक्साइड से रिएक्शन करा देंगे और एन मोल अगर इपॉक्साइड के लेंगे तो ये इथॉक्सी या इपॉक्सी रेजिन जो है वो CH2CH2N इस टाइप का बहुलक जो है वो बनता है। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, इसके 3 मोल अमीनो साइनाइड के कंडेंस करवाते हैं और ये मेलामीन बनता है, यानी ट्राइसाइनो ट्राईएमाइड प्रोडक्ट मेलामीन बनता है। 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के करवाते हैं तो बीच में एक ये मध्यवर्ती बनता है और इसका बहुलकीकरण कराने पर मेलामीन पॉलीमर जो है इसका संश्लेषण होता है। फिर है पॉलीयूरिथेन, यानी ये एक तरह से किसी भी एकलक आइसोसाइनेट व एल्कोहल की क्रिया से बने हुए उत्पाद को यूरिथेन कहा जाता है। जैसे डाई आइसोसाइनेट और डायोल, इससे बनेगा पॉलीयूरिथेन यानी कार्बोनेट और यूरिथेन। और टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल प्लस हेक्सामेथिलीन डाईआइसोसाइनेट ले लिया अपन ने और टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल के 2 मोल ले लिए और हेक्सामेथिलीन डाईआइसोसाइनेट का 1 मोल ले लिया तो पॉलीयूरिथेन का संश्लेषण हो जाता है। फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ऐसे यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेथोनिल यूरिया जो वो बनता है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो डाईमेथिलिल या डाईमिथाइल यूरिया जो वो प्रोडक्ट बन जाता है। इसकी फिर यूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं एन मोल फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया, तो ये पॉलीमेथिलिल यूरिया जो है प्रोडक्ट बनता है। और बुना एन का मतलब कोपोलीमर है 1,3-बूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। 1,3-बूटाडाइन के एन मोल प्लस एक्रिलोनाइट्राइल CH211CHCN, इसके एन मोल लिए अपन ने तो प्रोडक्ट क्या आ गया बुना एन, यानी बूटाडाइन जो है एन के साथ जो प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम के लिए एन आ गया है प्रोडक्ट। ऐसे ही बुना एस का मतलब स्टायरीन, बुना एन का मतलब नाइट्राइल काम में लिया है तो 1,3-बूटाडाइन प्लस स्टायरीन काम में लिया अपन ने तो बुना एस का जो है वो निर्माण हो गया। फिर जो है भौतिक गुणों के आधार पर यदि बहुलकों का वर्गीकरण करें तो बहुलक 2 प्रकार के हैं, इलास्टोमर्स और प्लास्टिस। इलास्टोमर्स यानी प्रत्यास्थ बहुलक, ये प्राकृतिक रबड़ की तरह ही होते हैं। फोर्स लगाने पर इसकी आकृति जो परिवर्तित की जा सकती है, परंतु बल हटाते ही जो है अपने पूर्व आकृति प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इन बहुलकों को खींचने पर इसके अणु एक निश्चित रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, परंतु बल हटते ही पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रबड़। प्लास्टिक की आकृति स्थायी होती है, अर्थात इनकी आकृति के प्रत्यास्थ बहुलकों की तरह ही बल लगाकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये कठोर तथा चमकदार होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक ये बहुलक गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और नरम अवस्था में इनको किसी भी सांचे में डाल करके इच्छित आकृति वाला बहुलक जो वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं PVC, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन एट्सेट्रा। थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक या रेजिन, ये बहुलक बनते समय एक बार तो अपने मुलायम अवस्था में होते हैं, जब इन्हें इच्छित आकार में डाल लिया जाता है तो इसके बाद ये कठोर हो जाते हैं और कठोर होने के बाद कभी नहीं पिघलते हैं। अर्थात एक बार आकृति में आने के बाद ये गर्म करने या पिघलते नहीं हैं। इन बहुलकों को रेजिन भी कहते हैं अपन, और इनमें से बहुत से क्रॉस बंध होते हैं जैसे बेकेलाइट या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एट्सेट्रा। और लास्ट में प्लास्टिसाइजर्स, यानी प्लास्टिक की क्वालिटी को सुधारने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन पदार्थों को प्लास्टिसाइजर कहते हैं। इन पदार्थों को मिलाने में प्लास्टिक उत्पाद की श्यानता, लचीलता आदि गुणों में सुधार होता है। जैसे डाईऑक्टिल थैलेट ले लिया अपने, या डाईआइसोब्यूटिल एडिपेट, तो ये प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से ये आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये फिनिश कर दिया। क्या पॉलीमर्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है पॉलीमर्स की, इनका क्लासिफिकेशन क्या है पॉलीमर्स का, ये सब चीज़ें अपन ने इस आज वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डाइज यानी रंजकों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।